नमस्कार दोस्तों। आज हम किसी ऐसे विषय पर बात नहीं करने वाले जो सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में चमकता है, बल्कि आज हम उस कड़वी हकीकत पर बात करेंगे जो इस देश के हर दूसरे घर की कहानी है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एक तरफ तो हमारा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का दम भरता है, लेकिन दूसरी तरफ इसी देश का सबसे कीमती सरमाया यानी यहाँ का युवा हाथों में डिग्रियां का पुलिंदा लिए बंद कमरों में अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश में पैर पसारती बेरोजगारी की भयंकर महामारी की। आज देश का युवा चौराहे पर खड़ा होकर खुद से और इस व्यवस्था से एक ही सवाल पूछ रहा है, अगर शिक्षा की सफलता की चाबी थी तो डिग्रियों के इन कागजों से रोजगार के ताले क्यों नहीं खुल रहे हैं? आखिर क्यों करोड़ों की आबादी वाला यह युवा देश सरकारी नौकरियों के मर्ग तृष्णा में अपने जीवन के सबसे सुनहरे पल बर्बाद कर रहा है? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारी आर्थिक नीतियां युवाओं की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही हैं। आज इस वीडियो में हम किसी राजनीतिक पार्टी की तरफदारी या आलोचना नहीं करेंगे, बल्कि बेहद गहराई से आंकड़ों और जमीनी हकीकत के साथ इस बेरोजगारी के चक्रव्यूह का पोस्टमार्टम करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ नौकरियों का नहीं, इस देश के भविष्य का है। देश में बढ़ती बेरोजगारी को अगर गहराई से समझना है तो हमें इसके हर एक पहलू को बहुत विस्तार से देखना होगा। यह समस्या सिर्फ नौकरी ना मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारे समाज की सोच, हमारा पुराना शिक्षा तंत्र, आर्थिक नीतियां और आबादी का एक बहुत बड़ा ढांचा जिम्मेदार है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्किल गैप और हमारा शिक्षा तंत्र की। आज देश के किसी भी कोने में चले जाइए, डिग्री धारकों की कोई कमी नहीं है। बीए, एमए, बीटेक, एमबीए जैसी डिग्रियों की तो बाढ़ आई हुई है, लेकिन समस्या यह है कि डिग्री तो है पर काबिलियत नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत के लगभग 80% से अधिक इंजीनियर और ग्रेजुएट्स कॉरपोरेट जगत या आधुनिक कंपनियों में तुरंत काम करने के लायक ही नहीं होते। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। रटने वाली शिक्षा। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में आज भी परीक्षाओं को पास करने और अच्छे नंबर लाने के लिए रटने पर जोर दिया जाता है। छात्र किताब के पन्ने रट कर परीक्षा दे आते हैं, लेकिन जब वही छात्र किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठता है तो वह व्यवहारिक सवालों के जवाब नहीं दे पाता। दोस्तों, आउटडेटेड सिलेबस भी जिम्मेदार है इसका। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, डाटा साइंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग और एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में आज भी वही 10-15 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जिसका आज के मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप का अभाव भी इसका बहुत बड़ा असर डालता है। हमारे यहाँ थ्योरी की मोटी मोटी किताबें तो पढ़ाई जाती हैं, लेकिन छात्रों को उद्योगों में ले जाकर काम नहीं सिखाया जाता है। जब तक कोई छात्र असली जिंदगी की समस्याओं पर काम नहीं करेगा, तब तक वह कंपनियों के लिए उपयोगी कैसे बनेगा? आगे बात करते हैं दोस्तों सरकारी नौकरियों और का जाल और अत्यधिक उसका दबाव की। भारत में सरकारी नौकरी सिर्फ एक आजीविका नहीं है, बल्कि उसे एक सामाजिक प्रतिष्ठा, सुरक्षा और शादी के बाजार में ऊंची वैल्यू के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि देश का सबसे ऊर्जावान युवा वर्ग इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। दोस्तों, इसका कारण है असंतुलित अनुपात। स्थिति यह हो चुकी है कि चपरासी या ग्रुप डी के कुछ 100 पदों के लिए पीएचडी, बीटेक और एमबीए पास लाखों युवा लाइन में खड़े रहते हैं। रेलवे या अन्य बड़ी परीक्षाओं में कुछ हजार वैकेंसियों के लिए 2-2 करोड़ फार्म गिरते हैं, यानी सफलता की दर 1% से भी बहुत कम होती है। दोस्तों, इसका कहीं ना कहीं कारण कीमती सालों की बर्बादी भी है। एक औसत युवा 21-22 साल की उम्र में सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करता है। परीक्षाओं के फार्म निकलने से लेकर परीक्षा होने, रिजल्ट आने और फिर पेपर लीक या कोर्ट केस होने के चक्कर में एक एक भर्ती प्रक्रिया 3 से 4 साल खींच जाती है। इस बीच युवा केवल एक कमरे में बंद होकर पढ़ाई करता है। अगर
26-23 साल की उम्र तक उसका चयन नहीं होता तो वह मानसिक रूप से टूट जाता है और इस उम्र में प्राइवेट सेक्टर भी उसे फ्रेशर मानकर नौकरी देने से कतराता है। जोखिम लेने की क्षमता कम होती है इससे। जब देश का सबसे होनहार दिमाग सिर्फ फार्म भरने और रटने में लगा रहेगा तो देश में नए स्टार्टअप, नए बिजनेस या नए आविष्कार कौन करेगा। सरकारी नौकरी की इस अंधी दौड़ ने युवाओं के अंदर से रिस्क लेने और कुछ नया खड़ा करने का जज्बा कम कर दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं आर्थिक नीतियां और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बड़े पैमाने पर रोजगार देने के लिए 3 चरण होते हैं। खेती यानी कि एग्रीकल्चर, उद्योग, फैक्ट्री, सेवाएं। लेकिन भारत के साथ एक अजीब स्थिति हुई। हम सीधे खेती से कूदकर सर्विस सेंटर यानी कि IT, कॉल सेंटर, बैंकिंग पर पहुंच गए हैं और बीच का जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था वह कमजोर रह गया है। सर्विस सेंटर की सीमाएं IT और सॉफ्टवेयर कंपनियों ने देश का नाम तो रोशन किया और बहुत पैसा भी कमाया, लेकिन इस सेक्टर की एक सीमा है। यह सिर्फ अत्यधिक पढ़े लिखे, अंग्रेजी बोलने वाले और कंप्यूटर जानने वाले शहरी युवाओं को ही नौकरी दे सकता है। देश की करोड़ों ग्रामीण और कम पढ़ी लिखी आबादी इस सेक्टर में फिट नहीं बैठती। मैन्युफैक्चरिंग का ना बढ़ना भी यह समस्या है। चीन, वियतनाम या बांग्लादेश जैसे देशों ने बड़े बड़े कारखाने, कपड़ा मिलें और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए। इन फैक्ट्रियों में अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा भी है तो वह मशीन चलाना सीखकर रोजगार पा लेता है। भारत में कड़े श्रम कानूनों, जमीन अधिग्रहण की समस्याओं और तलफिलासी के कारण बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का विकास नहीं हो पाया। खेती पर बढ़ता बोझ भी इसका कारण है। आज भी देश का लगभग 40-45% आबादी खेती पर निर्भर है, जबकि देश की GDP में खेती का हिस्सा बहुत कम है। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जहां एक खेती में 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन रोजगार ना होने के कारण पूरा परिवार 5 से 6 लोग उसी खेती में लगा हुआ है। इससे उनकी आमदनी भी कम नहीं बढ़ती और वे बेरोजगार ही रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारण है। आबादी का विस्फोट। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे पास काम करने वाले हाथों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर इन हाथों को सही समय पर काम नहीं मिला तो यह युवा शक्ति देश के लिए वरदान बनने के बजाय एक बहुत बड़ा टाइम बम बन सकती है। हर महीने लाखों नए युवा जॉब मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन उतनी गति से नौकरियां पैदा नहीं हो पा रही हैं। कागजी स्टार्टअप और फंडिंग की कमी भी इस पर असर डालती है। सरकार स्टार्टअप इंडिया का मुद्रा लोन जैसी योजनाएं तो लाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर एक आम युवा के लिए बिना किसी गारंटी या सिफारिश के बैंक से बिजनेस लोन लेना आज भी एक बुरे सपने जैसा है। बिना आर्थिक मदद के कोई भी नया छोटा उद्योग सर्वाइव नहीं कर पाता। दोस्तों, इस भयंकर बेरोजगारी को दूर करने के लिए पूरे सिस्टम को रीबूट करना होगा। डिग्रियों के पीछे भागने के बजाय लोकल स्किल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, कोडर, तकनीशियन को स्कूल स्तर से ही अनिवार्य करना होगा। सरकारी परीक्षाओं के कैलेंडर और UPSC की तरह फिक्स और पारदर्शी बनना होगा ताकि युवाओं के साल बर्बाद ना हो। सबसे जरूरी बात दोस्तों, गांवों और छोटे कस्बों में छोटे और मध्यम उद्योग का जाल बिछाना होगा ताकि युवाओं को रोजगार के लिए बड़े शहरों की तरफ ना भागना पड़े और उन्हें अपने ही क्षेत्र में सम्मानजनक काम मिल सके। यहाँ इस पूरे विषय के लिए मैंने ये सारी बातें कही हैं। तो दोस्तों, हमने इस समस्या के हर उस पहलू को देखा जो आज हमारे युवाओं को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ कमियां गिनाने से या सरकारों को कोसने से अर्थव्यवस्था नहीं बदलेगी। व्यवस्था बदलेगी। इतिहास गवाह है कि आज जब युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा नहीं मिली तब क्रांतियों को हुई, लेकिन बगावत के रास्ते पर चलकर देश का नुकसान भी हुआ। हमें उनकी इस युवा शक्ति को एक टाइम बम नहीं बल्कि देश के विकास का सबसे बड़ा इंजन बनाना होगा और इसके लिए बदलाव की
शुरुआत दो स्तर पर होनी चाहिए। पहला बदलाव हमारे खुद के अंदर से, जहां हमें सिर्फ किताबी कीड़ा या सरकारी नौकरी का मोहताज बनने के बजाय खुद को हुनरमंद बनाना होगा। हमें नौकरी मांगने वाले के साथ साथ नौकरी देने वाला बनने का जज्बा पैदा करना होगा। और दूसरा बदलाव इस देश की सियासत में, जब तक हम और आप अपनी जाति, अपने धर्म और नफा नुकसान को भूलकर नेताओं की आंखों में आंखें डालकर यह नहीं पूछेंगे कि हमारे रोजगार का क्या हुआ, तब तक संसद में केवल कुर्सियां चलेंगी, युवाओं के भविष्य के लिए नीतियां नहीं बनेंगी। यह देश हमारा है, इसका भविष्य हमारा है और इसे बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर आपको लगता है कि आज की इस चर्चा में उठाई गई बातें सीधे आपके दिल तक पहुंची है, तो इस बात का होना जरूरी है। तो इस आवाज़ को दबने मत दीजिए दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए कि इस समस्या का आपके नज़रिए से क्या समाधान हो सकता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसे ही जरूरी और ज़मीनी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।